सौरभ जी जुड़ने वाले हैं। सौरभ जी आवाज जुड़ गए हैं क्या? चलिए जुड़ते ही, हाँ। थोड़ी देर में सब लोग जुड़ जाएंगे। जी जी। हाँ। अ, सौरभ जी वेलकम। हाँ। थैंक यू। वेलकम हम सबकी ओर से। इतने एक तो सबसे पहले आपको बहुत आभार कि पिछली बार आपने बहुत समय निकाला था और हम लोग लगभग 250 प्लस स्टूडेंट्स सफल हुए फाइनली। और इस बार भी सौरभ जी आपने समय निकाला, इसलिए पूरे जितने स्टूडेंट्स हैं और हम बिहार वासियों की ओर से भी आभार, क्योंकि आप इतना बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला है, क्योंकि हम लोग के लिए बड़ा टफ रहता है आपको फोन करने में कि इतना आप सुन। चलिए बहुत हम शुभकामनाएं और वेलकम। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं सौरभ जी। ये जो बच्चे हैं उनका इंटरव्यू 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और वो चलेगा 18 अगस्त तक। और जो पैटर्न है उसमें जो इंटरनेशनल इश्यूज है, उस पे जो पॉपुलर इवेंट्स हुए उस पे बेस्ट सवाल पूछता है, इसमें आपकी राय क्या, जैसे आपने पिछली बार बड़ा अच्छा करवाया था। नेशनल इश्यूज जो अभी पॉपुलर चल रहे हैं उस पे पूछा जाता है, और जो बिहार के जो इश्यूज हैं तो मैंने स्टूडेंट्स की ओर से अपने से भी तैयार किया है, क्योंकि मैं कुछ उनकी ओर से पूछ लूंगा। तो 3 पार्ट में हम बात रखना चाहेंगे। एक तो आप जो इंटरव्यू को आप सोचते हैं सौरभ जी, क्योंकि आपको बहुत बड़ा अनुभव है, कई प्रकार के पर्सनालिटी का आपने इंटरव्यू लिया है और 1800 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, बहुत लोग आप जानते हैं। तो पहला इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं कि एक प्रशासक को इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, एक। नंबर 2 कि जो आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है सौरभ जी, उस पर अपना कुछ बता देंगे। और लास्ट जो बच्चों के कुछ सवाल होंगे या जो मेरे सवाल होंगे, ये 3 पार्ट में हम चाहते हैं। हाँ, तो आभार आपका जी। थैंक यू संदीप जी। और व्यस्तता तो सबके जीवन में होती है, जो गांव में रह रहे होते हैं उनकी भी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, शहर की हर पेशे की। आप हमारे जेएनयू के सीनियर हैं। सीनियर का आदेश अध्यादेश होता है। अध्यादेश पर बहस नहीं होती है, वो सदन आहूत होने तक कानून रहता है। आपने मुझे बुलाया है, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। जितने भी 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इस सेशन में हैं, कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और अब दरवाजे के मुहाने पर हैं, तो आप अपने आप को थोड़ी बहुत शाबाशी भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो हर वक्त एक किस्म के तनाव में घिरे रहते हैं, है ना। आप चाहें तो अपनी पढ़ाई की मेज के सामने के सेरा सेरा लिख सकते हैं, जो भी हो सो हो, है ना। गाना भी है एक, नायक फिल्म में, इसी तर्ज पर मदद करेगा। और जब और ज्यादा तनाव हो तो पेल ब्लू डॉट थ्योरी पढ़ लें। इतने बड़े अंतरिक्ष में हमारा होना क्या ही मायने रखता है। ये तब जब तनाव हो, जब उत्साह हो तब तो इतने बड़े अंतरिक्ष में एक अमीबा का होना भी मायने रखता है। सारी जर्नी वहीं से शुरू हुई। तो जैसा आदेश हुआ है, 3 विषयों पर बात करेंगे। उससे पहले इंटरव्यू पर बात करेंगे। मैं एक ऐसे पेशे में हूँ दोस्तों, जिसमें मुझे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स से बात करने का मौका मिलता है। बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अलग अलग सर्विसेज के लोगों से। मुझे लगता है कि कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स जिनकी एक चीज बहुत प्रभावित करती है, और आई एम श्योर वो इंटरव्यू बोर्ड को भी बहुत प्रभावित करती होगी। ब्यूरोक्रेट्स बात करते समय बहुत आक्रामक नहीं होते हैं। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको कोई चीज पता भी है तो, जैसे कई मैं लोगों से बात करता हूँ, डीएमएसपी वगैरह हैं, तो वो जैसे चर्चा हो रही है तो फिर वो बोलेंगे अच्छा इसमें ना मेरा भी एक सबमिशन है, एंड देन दे विल से समथिंग। तो हम, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू एग्रेसिवनेस। मैं इस नोशन से डिसएग्री करता हूँ। आप
किसी विषय के जानकार हैं, आप उस विषय के बारे में कॉन्फिडेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिव हों। और अक्सर लोगों का एग्रेसिव होना दिखता है जब, जैसे फर्ज करिए आपने एक व्यू पॉइंट दिया, बिल्कुल मैं लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूं, पेगासस स्नूपिंग पे किसी ने व्यू पॉइंट दिया कि नहीं साहब, आतंकवाद रोकने के लिए तो ये चीज जरूरी है ना, आप हर चीज का इश्तिहार नहीं दे सकते। और मान लीजिए कि इंटरव्यू बोर्ड ने उसमें काउंटर दिया कि पर स्टेट मिसयूज भी कर सकता है इसका अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ, और उस पर फिर आप कोई दलील दे रहे हैं और आप आक्रामक हो रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि क्रोध वो व्यक्ति करता है जिसके अंदर किसी किस्म की कमी होती है। कभी भी आप देख लीजिएगा, हमारे यहाँ योगियों को, ऋषियों को ऐसा क्यों कहा गया कि इंद्रियां जीत ली इन्होंने, क्रोध को अपने वश में कर लिया, आवेश को अपने वश में कर लिया, शांत रहते हैं। ऋषियों को हमेशा शांति के भाव के साथ क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी भी विषय को, मतलब कोई शत्रु है, कोई मूर्खतापूर्ण बात भी कर रहा है, तो भी संवाद के जरिए बात की जा सकती। खुद क्रोधित होने से आपके शौर्य या पराक्रम में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो इस एक चीज का आप सब लोग खूब ख्याल रखें। आप डिबेट में, डिस्कशन में, इंटरव्यू बोर्ड के साथ एंगेज हों, लेकिन आपकी टोन जो है वो दुरुस्त रहनी चाहिए। क्योंकि एक जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो डेमोक्रेसी का अमली दस्ता होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि वो पॉलिसी फॉर्मेशन में भी लगता है और चीजों में भी लगता है, क्योंकि जो राजनेता हैं वो पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करते हैं, बनाते भी हैं विधानसभा, लोकसभा में, तो इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की मदद से बनाते हैं। आप लोग फीडबैक भी ऊपर तक देते हैं, लेकिन अंततः आपका मेन काम होता है कि फर्ज करिए मोदी जी ने कहा कि हमारी शौचालय बनने और उसके लिए 12,000 की प्रोत्साहन राशि है, बाकी चीजें हैं, अब उस पर अमल हो और उसकी लीकेज कैसी रोकी जाए वो काम है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर सुनने की अपार क्षमता हो, धैर्य हो, और आपके इंटरव्यू में ये भी चेक किया जाता है कि आप जब एंगेज कर रहे हैं किसी कन्वर्सेशन में तो कितने पेशेंटली सुन रहे हैं और फिर कितने कामली अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि जब आप फर्ज करिए आप एसडीएम बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, एक एप्लीकेशन पहली आई कि साहब हमारी जमीन पे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, दूसरी आई कि नाली की का झगड़ा है, तीसरी आई कि साहब हमारी पेंशन नहीं आ रही, चौथा आया कि साहब राशन में सही राशन नहीं मिल रहा, पांचवी आई कि साहब हमारी खसरा खतौनी में इंदिराजी नहीं हुई, छठवीं आई कि साहब हमारे यहाँ से बिजली का पोल गुजर रहा है तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, सातवीं आपके पास एप्लीकेशन आई कि हमारे यहाँ सीसी रोड नहीं बनी और बनी है तो ऐसी बनी। तो बहुत तरह की आपके सामने एप्लीकेशन आ रही है। तो एक जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक मेज है उससे गुजर के लोग पहुंच रहे हैं। कई दफा मैंने देखा है कि अभी जैसे एक हफ्ते पहले ही मैं अपने एक एसडीएम मित्र से बात कर रहा था, वो दोनों का, यार हमारे एक सीनियर ने हमको एक चीज सिखाई कि ना भी करना है ना तो बात सुनने के बाद करो। ये एक सलाहियत बहुत काम आती है कि आप पूरी बात सुन लो फरियादी की और उसके बाद बताओ कि देखिए इसमें ये चीजें हैं, लीजिए आप मिठाई खाइए, या पानी पिया कि नहीं अम्मा आपने, पानी पिलवाओ भाई इनको। तो आदमी को देखिए, डेमोक्रेसी में सेफ्टी वॉल बड़े जरूरी होते हैं, है ना, ताकि लोगों का जो गुस्सा है या लोगों का जो असंतोष है वो अलग अलग जगह प्रकट होता रहे। इसके लिए इलेक्शन होते हैं, इसके लिए और सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही एक ये सेफ्टी वॉल्व है ब्यूरोक्रेसी, कि लोगों को नाराजगी है, वो चरणबद्ध ढंग से अधिकारियों के पास पहुंचे, कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, कुछ का नहीं हुआ तो और ऊपर तक गए, है ना। तो आप सिस्टम के आंख नाक कान होते हैं, आपका काम सुनने का होता है, और इसी चीज का परीक्षण इंटरव्यू में होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कई बार देखा है कि बोर्ड ने सवाल पूछा और आप फटाक से जवाब देने लगे। प्लीज टेक अ पॉज। ये वैसा पॉज होता है जैसा धनुर्धर प्रत्यंचा साधने के बाद सांस रोकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए, और फिर तीर कमान से छूटता है। तो अगर आपको जवाब पता भी है और जवाब नहीं भी पता है, देन नेवर माइंड कि अरे मैंने बोला और ये पॉज ले रहा है 5 सेकंड का। उनको पता है कि आपको प्रोसेस करने में इतना वक्त लगता है। तो इसका फायदा ये होता है कि फर्ज करिए उन्होंने पूछा कि भूमि सुधारों को लेकर बिहार में किस तरह की जरूरत है, या उन्होंने ये पूछा आपसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इसकी जो आलोचनाएं हैं उनके बारे में बताइए। खूबियां तो लोगों ने बहुत बताई, और मान लीजिए उन्होंने सवाल पूछा और आप तुरंत बताने लगे कि आप इसमें ये गड़बड़ वो गड़बड़। इसके बजाय अगर आपने 5 सेकंड का पॉज लिया तो हो सकता है उस 5 सेकंड में आपको 5 चीजें झलक जाए, ठीक है। तो आपका जवाब ये होगा कि सर
वैसे तो इस पर बहुत बात होती है, लेकिन मुझे लगता है ये 5 बिंदु हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करते समय जिनको निगेट करना होगा या जिनके साथ इंटरेक्ट करना होगा। एंड देन यू टेल कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। तो सुनने वाले को भी व्यवस्थित लगता है और बोलने वाले को भी। कई दफा क्या होता है, बोलते बोलते आपको लगता है यार एक ये पॉइंट और भी है, तो आप आखिरी में ऐड कर सकते हो, सर ये तो 5 मेन पॉइंट थे, लेकिन एक ये चीज भी है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो आपका जवाब व्यवस्थित रहता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जो सुएज कनाल में शिप फंस गया था, उसको लेकर 4 थ्योरी, उसको लेकर कुछ लोगों ने ऐसा बोला है, और फिर मैं आपको एक पैरा बताऊं, फिर बोलेंगे यार लेकिन उन्होंने ऐसा भी बोला है, दूसरी थ्योरी। इसके बजाय मैं शुरू में ही बताऊं कि सुएज कनाल को लेकर 4 थ्योरी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। मैं आपको एक एक करके चारों थ्योरी बताता हूँ। पहली थ्योरी एस्पिनाज की है, दूसरी थ्योरी मिथ मैनेजमेंट की, तीसरी थ्योरी एक नया नेविगेशन रूट जो बीआरटी रूट है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े उसको लेकर है। तो सुनने वाला थोड़ा सम्यक रहता है। नंबर इसीलिए इजाद किए गए हमारी सरलता के लिए, है ना। तो दूसरा इस चीज का ख्याल रखें। और तीसरा जो मैं खुद, चूंकि बहुत सारे इंटरव्यू मशहूर लोगों के लेता हूं और नौकरी देने के लिए बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेता हूं, मूर्ख नहीं बनाना है बोर्ड को, है ना। अगर आपको ये लगा आप बड़े स्मार्ट हैं, आप मूर्ख बना के निकल जाएंगे, तो आप मूर्ख हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप बोल दीजिए ना ये नहीं पता है, या इसके बारे में बहुत छिटपुट जानकारी है, जैसे ये ज्यादा विस्तार से नहीं पता है इस विषय के बारे में। वो साफगोई बहुत ठीक होती है। आप बोलें और गलत बोलते जाएं, फिर क्रॉस क्वेश्चन में और फंसते चले जाएं, तो वो हेल्प नहीं करता है। तो ये तीसरी चीज है। और चौथी और आखिरी चीज जो आई एम श्योर आपको बहुत सारे विद्वानों ने आके बताई ही होगी, मैं भी दोहरा देता हूं, वो ये है कि जो आपने अपने सीवी में लिखा है ना, उसको लेके बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू उसी के इर्द गिर्द घूमता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, वहां की मशहूर चीजें क्या। मान लीजिए कोई सासाराम का व्यक्ति है, तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या कालिंजर का घेरा सूरी की एक रणनीतिक भूल थी। मैं ये भी भूल पूछ सकता हूँ। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि जो अफगान सरदारों की कोठरी है उसका दिल्ली सल्तनत में कितना असर था, है ना। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बार शेर शाह से पहले वो सड़क किसने बनवाई थी। या मैं वहां से सड़कों की दूसरी जगह पे जा सकता हूँ कि बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनते हैं। तो एक सवाल से मैंने सिर्फ इतना देखा कि आप सासाराम के रहने वाले हैं, कितने सवाल निकल सकते हैं कि भाई बगल के यूपी में तो इतने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं बन रहे, बिहार में सड़कों का वैसा जाल क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। और कीवर्ड एक मिला सासाराम। दूसरा आप पर्यटन पे बात कर सकते हो। तीसरा आप वो जिस एज के थे उस पर बात कर सकते हो। चौथा सासाराम सिर्फ जो ऊपरी जानकारी रखने वालों की होगा कि शेर शहर है, लेकिन सासाराम धान की कई अच्छी किस्मों का शहर भी है। फिर सासाराम की एक समस्या ये भी है कि वहां पर पहले राइस मिल बहुत थी, अब वो बंद हो गई हैं। क्यों बंद हो गई हैं? फिर वहां पर मध्यकाल से पहले और आदिकाल से पहले की भी जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जो संरचनाएं बनी हुई हैं उनके बारे में भी बात हो सकती है। फिर नदी और माइनिंग के बारे में बात हो सकती है, कनेक्टिविटी के बारे में बात हो सकती है, बहुत सारी चीजों को लेकर बात हो सकती है। तो ये मैं आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो अमूमन आपके सीवी के इर्द गिर्द घूमता है। आपने किन विषयों में ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है, कौन से कोर्सेज किए हैं। लोग बहुत कैजुअली हॉबीज लिख देते हैं, और हॉबी क्या लिखते हैं, लिसनिंग म्यूजिक। मतलब हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग होंगे जो म्यूजिक नहीं सुनते होंगे, जिनकी श्रवणेंद्रियां काम करनी होंगी। तो लिसनिंग म्यूजिक हॉबी कैसे हो जाती है लोगों की, है ना। वो तो टाइम पास हो गया ना यार, आप मनोरंजन के लिए कर रहे हो। या आपको लगता है कि नहीं साहब आप बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन मेरी तो हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक। तो फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि यार ये बताओ कि आग यमन यमन कल्याण पे मशहूर कोई मशहूर एक डिस्को नंबर बताओ, है ना। या मैं आपसे कहूँ कि राग भीम पलासी पर एक बहुत अच्छी कव्वाली रची गई थी, वो बताओ। या जानकारी हो तो फिर ऐसी हो कि हम राजकुमार केसवानी को पढ़ते रहे हैं, हम पंकज राग को पढ़ते रहे हैं, और हम यतीन्द्र मिश्र को पढ़ते हैं, तो हमें जानकारी है। हमने नौशाद साहब के बारे में पढ़ा है, बड़ी मशहूर किताब है जर्रा जो आफताब बना।
हमने लता जी के बारे में पढ़ा है, हमने रफ़ी साहब के बारे में पढ़ा है, किशोर के बारे में पढ़ा है, हमने सेमी क्लासिकल और क्लासिकल पढ़ा। फिर तो आप ऐसी बात करो कि साहब सरस्वती चंद्र में जो पखावज का इस्तेमाल है वो अद्भुत है, तब तो तुम्हारे नंबर बढ़ गए वहीं। मतलब तुम लिसनिंग म्यूजिक को एक अलग लेवल पर ले गए कि यार दिस फेलो मीन्स बिजनेस। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा है या आपकी इतनी भी दिलचस्पी नहीं कि मैं आपको कहूँ कि यार जरा मुझे 80s के 5 मशहूर गीतकारों के नाम बताओ, और या मैं आपसे पूछ लूं कि इंदिवर का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, या शैलेंद्र का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है ना, या साहिर का कोई गाना जो कम चर्चित रहा हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो रहा, आपको नहीं पता है ना, तो फिर ये होगा कि यार ये तो इसने ऐसे लिख दिया। तो हॉबीज के कॉलम में जो भी चीजें भरें वो बहुत सोच समझ के भरें और उनके बारे में अच्छे से पढ़ें। तो ये बताइए संजय जी, ये लोग हॉबीज वॉबीज ये सब पहले ही भर चुके हैं कि ये भरेंगे? संजय जी कोई नहीं सौरभ जी बता अभी वो भरेंगे, अभी फोलियो में आता है उन लोग के पास, वो इंटरव्यू के दिन देना है जी। तो मान लीजिए कोई लिखता है कि मुझे सिक्कों के कलेक्शन का शौक है, तो पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि भाई, और हो सकता है हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट ना हो, कि ये जो सिक्के हैं है ना, पण है, जो मुद्रा है, इसका पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, वहां से बातचीत शुरू हो सकती है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1 रुपए का सिक्का है, ये जैसे मेरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ इस सिक्के को डिजाइन किसने किया, कौन सी संस्था इसके डिजाइन के लिए उत्तरदायी है। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये जो टकसाल है ये किस राजा के समय बनी थी, या अभी टकसाल कहाँ कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है कि सिक्कों के कलेक्शन का आपको शौक है। तो अपनी हॉबीज भरते समय अपने विषयों के बारे में, आप जिस इलाके के रहने वाले हैं उन सब के बारे में, उनका लोग, उनकी संस्कृति, उन जगहों की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, इनके बारे में जरूर हो। मतलब अगर आप फर्ज करिए कि आप सीतामढ़ी के हैं और मैं आपसे पिछले बरस जिनको पद्मश्री मिला है मधुबनी पेंटिंग की उनके बारे में पूछूं और आप ना बता पाए, या मधुबनी पेंटिंग में भी जो कई किस्म के प्रकार हैं, तो फिर मैं मानूंगा कि भाई ये अपने लोक से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखें, और जिन सेवाओं के लिए आपने अप्लाई किया है उनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मतलब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, वहां को उदाहरण दे सकता हूँ। अगर कोई लड़का हमारे सामने आए और उसको ये ना पता हो कि जरीब क्या होती है, या खसरा खतौनी क्या होती है ना, या जमीन की पैमाइश कैसे होती है, या लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी का क्या फर्क है, या ग्राम सचिव का क्या फर्क है, तो फिर मुझे लगेगा भाई इसको पता ही नहीं है कि ये किस फील्ड में जाना चाह रहा है। तो ये तो एक इंटरव्यू को लेके बात है। इंटरव्यू बोर्ड को इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पैंट बहुत गहरे रंग का है या शर्ट तुम्हारी कुछ कंट्रास्ट में है या कुछ मैचिंग है। प्लीज तो बहुत जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दिया करिए। कई लोग इंटरव्यू वाले दिन बिल्कुल नई कमीज पहन के जाते हैं, बिल्कुल नया कपड़ा असहज करता है। मत करिए ऐसा। अगर आपने कोई नया पैंट कमीज खरीदा है, अच्छी बात है, उसको एक बार अच्छे से धो लीजिए, फिर आयरन करवा के जाइए। ठीक है, बहुत तीखा इत्र फुलेल लगा के मत जाइए। आपके रूप सौंदर्य के आधार पर आपको मिस्टर इंडिया चुना जा सकता है, पर बिहार की प्रशासनिक सेवाओं में वो उनको ये नहीं देखना होता है। ठीक है, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, फॉर्मल कपड़े पहनिए, साफ सुथरे धुले कपड़े पहनिए। आप वहां कैसे अपने आप, और कई लोग होते हैं साहब टाई तो लगानी ही है, गए वो जमाने। ठीक है, टाई से तय नहीं होगा कि तुमने कितनी अच्छी टाई की नॉट बांधी है। मतलब मेरे सामने तो कोई टाई लगा के आएगा तो मैं पहले कहूंगा यार इसको टाई को खोलो और बंद करके दिखाओ, और 90% लोगों का डब्बा खोल हो जाएगा। तो जब जो चीज आती नहीं उसका क्या दिखावा, क्या प्रदर्शन करना। मैं तुम्हारे ज्ञान को देखने आया हूँ, तुम्हारे आत्मविश्वास को देखने आया हूँ। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जब कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, तहसील में बैठेंगे तो टाई लगा के बैठेंगे। ठीक है, तो कई लोग इन पे बड़ा जोर देते हैं साहब जूता काला हो कि नीला हो, नीला हो कि पीला हो। ठीक है, क्या बोल रहे हो उस पर फोकस रखो, क्या सब्जेक्ट रहे तुम्हारे उस पर फोकस रखो। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल पे। ये इंटरनेशनल में अगर मैं, ये कहीं से साउंड आ रही है भैया, क्या पुष्पकांत जी अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हैं? पुष्पकांत दुबे जी, थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल में जो बड़ी घटनाएं समझ में आ रही हैं, अगर हम बिल्कुल इलाकेवार चलें और बिल्कुल भारत से ही शुरू करें, है ना, भारत के बिल्कुल बगल से, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा थ्रेट भी हमारे लिए चाइना,
ठीक है। चाइना, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी स्थापना के अभी 100 वर्ष हुए हैं। वहां पे शी जिनपिंग ने जो स्पीच दी है ना, जो आक्रामकता दिखाई, उसके बारे में बात हो सकती है। भारत और चीन का जो विवाद है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, उस विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लो। 62 में युद्ध का मोर्चा क्या था, उसके पहले हमारी जो चियांग आई शेक और इन सब की जो बातचीत हुई थी नेहरू जी के साथ, उसके बारे में पढ़ लो, है ना। तो सीमा का क्या विवाद था, मैकमोहन लाइन की क्या पृष्ठभूमि है, 62 का युद्ध, सीज फायर होता है, फिर ये जो अक्साई चिन वाला इलाका है, फिर अभी इधर जो डोकलाम वाले एरिया में सब चीजें हुई, है ना। और ये ओल्डी बेग, दौलत बेग ओल्डी क्या है ना। ये फिंगर क्या है, मान लीजिए आपको इंटरव्यू में समझाने का, आपने जैसे मान लीजिए बोल दिया, मैंने पूछा अच्छा ये बताइए कि चीन के साथ विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आप बोले हाँ साहब चीन है और वो एग्रेसिव हो रहा है और वो ऐसे अंदर घुसा आया और वो फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने लगा। अब मैंने आपको रोक बोला ये फिंगर क्या होता है, सो कैन यू एक्सप्लेन इन दैट जियोग्राफिकल लोकेशन की ये फिंगर वाला नॉमेनक्लेचर क्या है, या हमने कौन सी चोटियों पर कब्जा कर लिया तो हम भी ऑफेंसिव के रोल में आ गए, या कौन सी रेजिमेंट थी, कर्नल संतोष बाबू किस रेजिमेंट को हेड कर रहे थे, है ना, क्योंकि बिहार रेजिमेंट की बात थी, बिहार रेजिमेंट कब गठित हुई। तो अनंत सवाल हैं। फिर जो हमारे पुराने मोर्चे हैं, अरुणाचल को मान्यता और वो सारी चीजें जो हैं, है ना, जो पुराने विवाद हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ लीजिए चीन में। और तीसरा जो चीन का है वो है कोरोना को लेके, किस तरह से वुहान लैब थ्योरी को नए सिरे से बल मिल रहा है। फर्स्ट फेज में किस तरह से चीन एलिनेट हुआ इस कोविड की वजह से, और सेकेंड फेज में कैसे चीन एग्रेसिव वैक्सीन डिप्लोमेसी करके रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा ये पार्ट हो गया। चौथा पार्ट जो होगा वो होगा ये जो इनका सिल्क रूट वाला प्रोजेक्ट है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, बीआरटी, क्या नाम है संजय जी उसका? वन बिल्ट वन रूट बोला है। हाँ, वन बिल्ट वन वाला जो प्रोजेक्ट है, बीआरआई बॉर्डर रोड, बॉर्डर बीआरआई, हाँ हाँ। तो नहीं बीआरआई नहीं, जो ये पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड वाला जो है, स्ट्रिंग ऑफ बर्ड्स सर, बेल्ट एंड रोड स्ट्रिंग ऑफ बर्ड्स रोड, हाँ बेल्ट एंड रोड वाला, बेल्ट एंड रोड, हाँ ठीक है। तो आपने उसके बारे में पढ़ लिया। फिर साउथ चाइना सी को लेके जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, और साउथ चाइना सी के उस कन्फ्लिक्ट में किस तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट, साउथ चाइना सी के कन्फ्लिक्ट को लेके किस तरह से ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान और ये जो पूरा ताइवान और इधर के जो देश हैं वियतनाम वगैरह, ये किस तरीके के इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया चीन का, ठीक है। फिर उसके बाद आप रशिया में जाएंगे, तो रशिया से मोटा माटी आपको एक तो ऐसे देशों को देख ही लेना, हालांकि पिछले 1 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा हमने दूसरे देशों की यात्रा की हो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो रशिया को आप देखोगे तो 2 ही खबरें आती हैं, एक स्पुतनिक और स्पुतनिक के इर्द गिर्द की डिप्लोमेसी, और दूसरी खबर आएगी जो एलेक्सी नवल्नी, जो वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, उन पे नर्व गैस का, रिफाइंड नर्व गैस का अटैक होता है और फिर उनको जर्मनी ले जाया जाता है और अभी इम्प्रिजन कर दिया जाता है। तो ये 2 खबरें। उस तरह से फिर आप यूरोप में दाखिल होगे, एंजेला मर्केल के जो सक्सेसर्स हैं, जो वहाँ पे डिप्लोमेसी रही है, ब्रिटेन में ब्रेग्जिट के बाद की जो पॉलिसी हैं, उन सब चीज़ों को लेके यूरोप ने किस तरह से कोविड को फेस किया और कैसे अब वो रीओपन कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके। फिर आप इधर जाओगे ऑस्ट्रेलिया तरफ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड बहुत खबरों में रहा, टेररिस्ट अटैक को लेकर खबरों में रहा, न्यूजीलैंड हेट क्राइम को लेकर खबरों में रहा, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने किस तरह से कोविड को लड़ा, और जेसिंडा आर्डर्न जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वो किस तरीके से टैकल कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपका वेदांता वाला पूरा विवाद चल रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने बायो बबल के चक्कर में फ्लाइट्स पे रोक लगाई। तो इस तरीके से जब आप एक एक कॉन्टिनेंट में जाओगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिलते जाएंगे। ज्यादा फोकस हमें करना है भारत के नेबर्स पर, मिडिल ईस्ट पर और अमेरिका पर। अफ्रीका पर आप बस थोड़ा सा ये देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका में जैसे अभी जैकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद दंगे हुए हैं और उसमें भारतीय भी प्रभावित हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। और साउथ अमेरिका में
थोड़ा सा ब्राजील देख लेना, क्योंकि बोल्सोनारो वहाँ पे लगातार मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और बाकी उतना कुछ नहीं है। अमेरिका अच्छे से देखो, कनाडा अच्छे से देखो, यूके अच्छे से देखो, जहाँ जहाँ भारतवंशी हैं या जिनका भारत की पॉलिटिक्स में दखल रहता है। जैसे किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानी एलिमेंट्स के बारे में बहुत बात हुई, और उनको जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है कनाडा में, यूके में, मतलब पहले से वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उस एंगल से आप देख सकते हो। मिडिल ईस्ट इसलिए क्योंकि भारत की दिलचस्पी भी खूब होती है, और भारत के लिए वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाइडेन ईरान से सैंक्शन हटाएंगे या नहीं, जो बराक ओबामा हटाना चाहते थे, इस पे बात होगी। इजराइल और सऊदी के बीच या इजराइल और कतर के बीच जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल हो रहे हैं, है ना, इजराइल पैलेस्टाइन का जो पूरा कन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन से बचता हूँ, लेकिन एक हमारा प्रोग्राम है जो टेक्स्ट और वीडियो दोनों में आता है, दुनियादारी के नाम से। अगर आप लोग दुनियादारी प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस प्रोग्राम को एंकर करता हूँ, है ना, तो वहां से आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगी। अफगानिस्तान पे जरूर फोकस रखना, वहां पे तालिबान बढ़ रहा है, अफगान उसको कैसे कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हबड़ तबड़ में अमेरिका वहां से निकला है, और पाकिस्तान का, रशिया का और चीन का क्या रोल है, भारत के क्या व्यापारिक हित हैं, सामरिक हित हैं अफगानिस्तान में। क्योंकि फिर होता ये है कि वहाँ के मुजाहिदीन फिर इधर कश्मीर आते हैं, तालिबानी आते हैं, तो IC-814 होता है ना, कंधार हाईजैकिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इंटरनेशनल पढ़िए, इंटरनेशनल के पढ़ने में एक चीज का ध्यान रखिए कि हवाई बातें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप भारत, इजराइल और पैलेस्टाइन के बारे में बोल रहे हैं, पर आपको यही नहीं पता कि अल-अक्सा मस्जिद दिखती कैसी है, या अल-अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में और कौन कौन से रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं, है ना, तो फिर आप अटक जाओगे। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ सर G20 सर G20 कंट्रीज जो भी समिट हुआ था, हाँ नहीं मोनू वहाँ गया। तो अभी मैं ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में बात कर रहा था। तो जैसे अल-अक्सा मस्जिद के बारे में अगर आप सिर्फ हिंदी के देखिए, जो ज़्यादातर अखबार होते हैं वो सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, है ना। तो आप सिर्फ उनके संपादकीय पढ़ के अपनी राय बनाएंगे तो गड़बड़ा सकता है मामला, क्योंकि फिर आपको हिस्ट्री ठीक से नहीं पता होगी, उसकी ज्योग्राफी नहीं पता होगी। जैसे मान लीजिए आपसे आयरन डोम पूछ दिया जाए, आप सुनने में लगता है आयरन डोम मतलब कुछ लोहे का ऐसा डोम सा बना होगा, लेकिन आयरन डोम जो मिसाइल इंटरसेप्टर है उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कैसे काम करता है ना, और हमास का क्या रोल है, नॉन स्टेट प्लेयर्स का क्या रोल है, हिजबुल्लाह का। मोनू अपना ऑडियो ऑफ करिए। हाँ, तो हिजबुल्लाह का क्या रोल है, बगल की कंट्रीज के साथ किस तरीके का एंगेजमेंट रहा है इसराइल का, और इसराइल में जो नया रिजीम आया है ना, पोस्ट नेतन्याहू सिनेरियो क्या है लगातार तीसरे चौथे इलेक्शन के बाद। तो ऐसे डिटेलिंग पढ़िए। और सबसे आखिरी में आता है, जैसे हमने विश्व समझ लिया, फिर आता है भारत और विश्व, ठीक है। तो भारत की किस देश के साथ क्या बातचीत हुई, जहां जहां पे निजाम बदला, जैसे अमेरिका में, तो वहां पे भारत समर्थक लॉबीज क्या बता रही हैं, किस तरह की चीजें हैं, और जो वर्ल्ड फोरम है उनमें भारत क्या बोला है जाके, इसको लेके बातचीत होनी चाहिए। ओलंपिक होने हैं, तो ओलंपिक भी एक इंटरनेशनल इवेंट है, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का अभी तक जिक्र नहीं हुआ, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कहाँ डाला गया है, पाकिस्तान के साथ वाटर ट्रीटीज को लेके हमेशा बात होती रहती है, कुलभूषण जाधव को लेके बात होती रहती है, तो हेग का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह की चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड ग्रेट इंटरेस्ट इन फ्यू थिंग्स। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ ना, मान लीजिए मैं आपको इंटरव्यू करूँगा, यार ये इजराइल पैलेस्टीन वाले इसके बारे में बताओ, और आपने थोड़ा बताया, उन्होंने सर मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मेरी सर ईरान में ज़्यादा दिलचस्पी है। तो मैंने अच्छा फिर ईरान के बारे में बताओ, तो फिर वो ज़्यादा दिलचस्पी फिर वो समझ में आनी चाहिए आपके जवाब में, है ना, कि वहाँ पे जो अभी इलेक्शन हुए और किस तरह से खमैनी के सपोर्टर के चक्कर में जो राष्ट्रपति बना है, बाकी लोगों को किस तरह से हटाया गया, किस तरह की लॉबीज काम कर रही हैं, अमेरिका के साथ एंगेजमेंट को लेकर उनका क्या कहना है, ईरान और पाकिस्तान का किस तरह का संबंध है, ईरान वर्सेस इजराइल का पूरा मामला क्या चलता है, और द लीडर ऑफ सुन्नी वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ शिया वर्ल्ड वाला जो पूरा डायनेमिक्स है वो क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए।
तो ये तो इंटरनेशनल की बात हो गई है। श्रीलंका के मोर्चे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, मालदीव में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है। मेन आपका है पाकिस्तान और वो, और तीसरा फिर आएगा म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में बहुत सारी चीजें हुई हैं। डेमोक्रेसी को जुंटा ने फिर से खत्म कर दिया है। अब जैसे आप जुंटा बोलोगे, अगर मैं बोर्ड में बैठूंगा मैं आपसे पहले यही पूछ सकता हूँ कि भाई जुंटा का मतलब क्या होता है, किस भाषा का शब्द है? ये बर्मीज भाषा का शब्द तो है नहीं, है ना? तो इन सब चीजों को लेकर बात हो सकती है। नेपाल, मुकेश लिख रहे हैं, मैंने वही कहा ना, ये पड़ोसी देश, मैं एक एक करके सब टॉपिक गिनाऊंगा तो 1 घंटे उसी पे बात होती रहेगी। तो ये तो इंटरनेशनल की बात होगी। नेशनल में तो देखिए जो सबसे बड़ी खबर है पिछले 1 बरस की, वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक के साथ किस तरह से डील किया गया, पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, ठीक है, और इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे क्या असर पड़ा, इस पे बात होगी। उसके अलावा जो बड़े टॉपिक हैं वो बेसिकली 2019 ऑनवर्ड्स के टॉपिक हैं, जिन पे अभी तक डिबेट चल रही है। 2019 में जब केंद्र में सरकार वापस लौटती है तो उसके बाद कुछ बड़े फैसले होते हैं। ट्रिपल तलाक पे बिल आता है, उसके बाद ये जुलाई में आता है ट्रिपल तलाक पे, अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है तो। उसके बाद अगस्त में आता है, 5 अगस्त को, धारा 370 को निष्प्रभावी किए जाने पर, ठीक है। उसके बाद नवंबर में आता है राम जन्मभूमि विवाद पे कोर्ट का फैसला, और तभी आपका नवंबर दिसंबर में सीए और एनआरसी को लेके वक्तव्य आता है। सीए पास होता है और एनआरसी को लेके इंटेंट जाहिर होती है, क्रोनोलॉजी। उसके बाद आप 2020 में आते हो, तो 2020 में तो फिर आपका पैंडेमिक आ जाता है, और पैंडेमिक के ही दौर में फिर जब थोड़ा सा पैंडेमिक घटता है तो आपके जुलाई में फार्मर बिल आ जाता है। अब फार्मर बिल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो उस पर खूब पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए कि ये फार्मर बिल, जो तीनों बिल हैं वो क्या हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। क्योंकि बिहार में सिस्टम अलग है देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले, बिहार में कुछ चीजें पहले ही लागू हो रखी हैं, प्राइवेट प्लेयर्स वहां पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नफा क्या है, नुकसान क्या है, क्या भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मुमकिन है, क्या बिहार जैसे राज्य में, जो छोटी जोत का राज्य है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मुमकिन है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ किस तरह का नाभिनाल संबंध है, और बिहार में किस तरह की एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पा रही हैं, फूड पार्क जो अनाउंस हुए हैं उनका स्टेटस क्या है। तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकलते हुए आ जाता है, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, फार्म बिल के बारे में। और बिल्कुल अभी की बात करें तो ये जो पेगासस वाला पूरा इशू चल रहा है, तो इस इशू के कंटेक्स्ट में आपको टेलीग्राफिक एक्ट भी पता होना चाहिए, आईटी एक्ट को लेकर बहुत बवाल चल रहा है, आईटी एक्ट पता होना चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की लगातार टिप्पणियां आती रहती हैं, इस पे आपको पता होना चाहिए राइट टू प्राइवेसी कहाँ आता है, किस फ्रेमवर्क में आता है, और उसको कब कब स्टेट ब्रीच कर सकता है और कब कब ब्रीच करने की कोशिश करता है। तो इंटरनेशनल में आपके ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। इकोनॉमी को अच्छे से पढ़िए, एमएसएमई, और आजकल जो एक नया टॉपिक हो गया है उसके बारे में हो सकता है आपके इंटरव्यू में चर्चा हो, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, है ना। 2022 में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव होगा, यानी 75 वर्ष पूरे होंगे। तो नए सिरे से भारत अपनी संभावनाओं और चुनौतियों पर बात करेगा। 2021 वर्ष है सेंसस का, तो सेंसस से जुड़ा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हर 10 साल में सेंसस में क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे क्या होता है, उसकी फाइंडिंग्स का सेंसस से क्या संबंध होता है, किस तरह के सवाल होते हैं, सेंसस करना क्यों जरूरी है, कास्ट वाइज सेंसस को लेकर जो इतनी डिमांड हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है, फिर उसी में आ जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट ने ओबीसी कमीशन बनाया है, बाकी सारी चीजें की हैं। तो 2021 में सेंसस होना है, 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव है, तो देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि जब सेंसस के नतीजे आएंगे तब ये स्थापित होगा कि अब हमने यहाँ पर तो चीन को पछाड़ दिया है गुरु, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि पॉपुलेशन पर बातचीत शुरू हो, पॉपुलेशन कंट्रोल का कौन सा मॉडल दुरुस्त है, चीन वाला मॉडल, यूरोप वाला मॉडल, बांग्लादेश वाला मॉडल, और क्या इसके लिए इंसेंटिव, सिर्फ
स्टिक वाला मॉडल चलेगा या कैरेट एंड स्टिक मॉडल चलेगा, कि जो फॉलो कर रहे हैं उनको आप रिवॉर्ड करो, इंसेंटिव दो, और जो नहीं कर रहे हैं उनको आप स्लोली पनिश करो, ताकि एक मैसेज जाए। क्या आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है ना? तो इसके पक्ष और विपक्ष में जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं लीगल और मेडिकल और सोशल फ्रेमवर्क पे, उस पर आपको बात करनी चाहिए। 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना क्यों रिवर्ट कर रहा है 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ, किस तरह की उसको दिक्कतें आ रही हैं। तो पॉपुलेशन एक ऐसी चीज है जिसपे आपके आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। एक चीज ये बोलते बोलते मुझे ध्यान में आई, विचारों के प्रति एक किस्म का निश्चय होना अच्छी चीज है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन वो निश्चय जड़ता की स्थिति तक नहीं होना चाहिए। ज्ञान पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा तोला भरी सही संशय हमेशा होना चाहिए, है ना? अमीबा के अंदर वो संशय नहीं होता तो पैरामीशियम नहीं बनता, एवोल्यूशन नहीं होता। उस थोड़े से संशय से ही एवोल्यूशन होता है। आप आगे बढ़ते हो। जैसे आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये कुएं में थे तो हमें लगा दुनिया इतनी बड़ी है, फिर उत्सुकता हुई, संशय हुआ कि वाकई इतनी बड़ी है, क्या इससे बड़ी नहीं है? तो वो चढ़ा ऊपर, फुदका बाहर निकला, तो उसने कहा अरे साहब और बड़ी है दुनिया। तो अपने जवाब देते वक्त भी इस बात की गुंजाइश रखिएगा कि थोड़ा बहुत कोर्स करेक्शन आप कर सकें। बड़ी पुरानी बात है लेकिन मौजूद है इसलिए कह देता हूं। मुझे आता है ये आत्मविश्वास है, या मैं सही हूं, या आत्मविश्वास मैं ही सही हूं, या मुझे सब आता है, इसमें एक किस्म का दर्प झलकता है। तो नेशनल में ये सारी घटनाएं हैं जिनके इर्द गिर्द आपको बात करनी चाहिए। और एक घटना ऐसी है जिसका बिहार और भारत दोनों से संबंध है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2020 में, चूंकि चुनाव भी हुए हैं बिहार में, और चुनाव के दौरान भी हर घर नल जल, इस पर बहुत बात हुई है। और केंद्र सरकार भी गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक जल शक्ति मंत्रालय बना, सारी बातें हुई। तो मुझे लगता है कि बिहार का वाटर मैनेजमेंट, इस पर तो आपको खूब अध्ययन करना चाहिए। चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, चाहे वो आर्सेनिक वाले पानी की स्थिति हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट की स्थिति हो, गाँव में सप्लाई की स्थिति हो, शहरों के नियोजन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या ठीक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें केंद्र भी जुड़ रहा है और राज्य का विषय तो है ही। दूसरा जो मामला आता है वो ये है कि किस तरह की दुश्वारियां हैं जिनका सामना राज्य कर रहा है। चूंकि मैं बिहार में चुनाव में घूमा हूं, तो मैंने ये चीज गौर की कि रोजगार, खास तौर पर सरकारी रोजगार, खास तौर पर जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले रोजगार हैं, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है वो शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है ना? और बिहार के लिए एक शाश्वत प्रश्न रहता है ये कि सिलेबस समय से पूरा हो, 3 बरस में ग्रेजुएशन हो जाए, है ना? और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए फैकल्टी के लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, उस पर आपका खूब अध्ययन होना चाहिए, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ विषय हैं। राजस्व चूंकि सेवा का बहुत जरूरी हिस्सा होता है, आपके यहाँ अमीरदास आयोग और तमाम आयोग बनते हैं, कभी जाति को लेकर, कभी भूमि के पुनर्वितरण को लेकर। बंदोपाध्याय कमीशन बना था, कौन सा बना था संजय जी? वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए था, बंदोपाध्याय कमेटी। हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी तो उसकी रिकमेंडेशन ठंडे बस्ते में है। एक सवाल जो अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड में होता तो मैं एस्पिरेंट से जरूर पूछता कि जब बिहार का मैन पावर आईटी सेक्टर में व्हाइट कॉलर जॉब हो, या महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात का इंडस्ट्रियल सेक्टर का ब्लू कॉलर जॉब हो, या अनऑर्गेनाइज लेबर वाला हो, चाहे वो पंजाब और हरियाणा में धान की रोपनी से लेके कुछ भी काम हो, ठीक है, बिहार का इतना लेबर वहां जा रहा है, स्किल्ड लेबर भी जा रहा है, अनस्किल्ड लेबर भी जा रहा है ना? जो माइग्रेशन का अगर हम परसेंटेज निकालें तो अभी मैं चेक कर रहा था आंकड़े, 21% यूपी का और 18% बिहार का जो माइग्रेट करता है अपने होम स्टेट से। दिस इज अ ह्यूज नंबर। हाँ, मैं बद्री नारायण की किताब पढ़ रहा था, ये किताब, उसमें इस चीज का जिक्र था। देखिए, तो इसको लेकर बहुत सवाल पूछा जाएगा
कि ये बिहार से इतने बड़े पैमाने पे माइग्रेशन को कैसे रोका जा सकता है ना। पॉलिसी के लेवल पर हम क्या करें, लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, या बिग टिकट प्रोजेक्ट चाहिए कि साहब 4 बड़ी फैक्ट्री यहाँ लग जाए, 6 बड़ी फैक्ट्री यहाँ लग जाए, तो बहुत सारी पॉपुलेशन को कंटेन कर पाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फिर बात आएगी। देखो ऐसा है कि भारत के साथ ये एक अनफॉर्चुनेट स्थिति रही है कि भारत एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस में दाखिल हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, पर वो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हो, प्राइवेट सेक्टर का बहुत पार्टिसिपेशन हुआ हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमने तैयार किए हों, वो आप गिने चुने ही गिना सकते हो। हाँ, तो हम क्या थे, हम एग्रो सेक्टर में थे और सीधे सर्विस में आ गए, आईटी बूम, बीपीओ, ये वो, तो वो एक मिसिंग चीज रही। और बिहार के केस में तो सर्विस सेक्टर भी नहीं। बिहार में आप देखोगे या तो खेती है, या सरकारी नौकरियां हैं, या लोगों के थोड़े बहुत निजी लेवल पे, लोकल लेवल पे रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले धंधे। ऐसा नहीं होता कि साहब बिहार से बन के कोई बहुत बड़ी चीज जा रही हो जो जिसकी देश भर में खपत हो रही हो। आपके बिहार का कोसी का मक्का केलॉग्स जैसी कंपनियां ले जाती हैं, भर के बेचती हैं, फिर वो आपके मधेपुरा में और पूर्णिया में इश्तेहार लगा देंगी बड़ा सा, और आपके अंदर एक वो ग्रंथ भी ला देंगे कि ऐसे मकई खा रहे हो तो तुम अनपढ़ पिछड़े हो, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे सुबह सवेरे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डिप करके खा रहे हैं तो फिर तुम वो एस्पिरेशनल इंडिया हो, तो यू आर अबाउट टू अराइव, क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी होगा, उसमें एक बनाना फ्लेवर भी होगा। तो ऐसे हम तुमसे कहें यार मकई खा लो, केला खा लो, मस्त रहो, केला भी इतना अच्छा होता है भागलपुर वाली बेल्ट में, तो आपको लगेगा यार ये तो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। तो इंडस्ट्री को लेकर या एग्रो इंडस्ट्री को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं, सरकारी जमीन की उपलब्धता से लेकर सड़कों का जाल, बिजली को लेकर, उन सब के बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। और एक विषय है जो हर बैच के सामने आता है, वो है प्रशासनिक सुधार का विषय, है ना। पुलिस के रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, चाहे वो ट्रांसफर की पॉलिसी हो, रिवॉर्ड एंड पनिश की पॉलिसी हो, उसको लेकर क्या क्या बिहार में चीजें हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीजें हुई हैं। जैसे जब हमने देखा कि कोविड मैनेजमेंट के दौरान लोगों ने कहा कि यार डॉक्टर का काम मरीज की देखभाल करना है या दरवाजे पे खड़े होकर ऑक्सीजन का इंतजार करना है, तो वहां से एक ये विचार आया कि एक इंडियन मेडिकल सर्विस भी होनी चाहिए और उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी होना चाहिए। आप सोचो, आपके जिले का सबसे अनुभवी डॉक्टर पूरे दिन एक भी पेशेंट नहीं देखता है, क्योंकि वो सीएमओ होता है, सिविल सर्जन होता है और पूरे दिन फाइलों पे साइन करता है। ये बिल्कुल वैसा है कि साहब विराट कोहली टीम में तो है पर खेलेगा नहीं। ये कितनी अनफॉर्चुनेट स्थिति है। जिले का सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो मरीज नहीं देख रहा है, जबकि सबसे क्रिटिकल केस उसको देखने चाहिए, पर वो क्या कर रहा है, फाइल पे साइन, ये न्यू वार्ड के पीछे 3 टॉयलेट बनने हैं, ये 15 संविदा कर्मियों की नियुक्ति होनी है सफाई के लिए, ये यहाँ से ये सप्लाई होनी, ये होता है। तो इस तरीके की अब जनता की तरफ से भी मांग आ रही है कि जो इफेक्टिव है ब्यूरोक्रेसी को इफेक्टिव करने के लिए किस किस तरीके के करेक्टिव मेजर्स की जरूरत है। इसी तरह से मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि एक ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें वो उसमें जो अधिकारी हो उनका पूरे टाइम यही काम हो कि शिक्षा के कौन से नए नए तरीके हैं, नवाचार है, हर साल सिलेबस चेंज हो, सिलेबस चेंज होने में सब लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे विचार आ रहे हैं। जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से बात करते हैं तो इस तरह के विचार आते हैं, और आपसे भी ये उम्मीद की जाती है कि आप उस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है हम Q&A कर लें। हाँ, बहुत अच्छा सौरभ जी। कुछ सवाल है जो थोड़ा मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और फिर कुछ एस्पिरेंट्स का भी सवाल लेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हम लोग जो पाते हैं पिछले कुछ मॉक से जो बीपीएससी में चल रहा है, तो एक महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि आप में वो कौन सी 1-2 प्रश्न गुण है जो आपको प्रशासकीय स्तर पे चुनाव आपका किया जाए। तो आप एज ए पत्रकार आपने बहुत लोग से लिया है, क्या लोग चाहते होंगे, आपका अपना क्या व्यू है जो एक स्टूडेंट को बोलना चाहिए? स्टूडेंट को ये बोलना चाहिए कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम अ गुड लिसनर, और उसके जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई भी समस्या आई कि साहब उन्होंने कहा कि साहब हमारे लड़के की नौकरी लगवा दो वरना हम मिट्टी का तेल डाल लेंगे, ऐसे भी लोग आते हैं। ठीक है, हम दिव्यांग, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है,
तो आप राज्य के प्रतिनिधि हैं वहां पर, है ना। तो आपके दर पर वो व्यक्ति आया। हमारे एक मित्र हैं, आईएएस हैं यूपी में, राजेंद्र नाम है उनका, है ना। तो अभी सीडीओ हैं फर्रुखाबाद के। तो उन्होंने अपनी मेज पे एक तख्ती लगा रखी है कि आपकी सब समस्याओं का अंत यहाँ होता है। और फिर वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि जो मेरे लेवल की समस्या है, अब तुम ये ले आओगे, हमें चीफ सेक्रेटरी बदलवाना है, तो वो एक डीएम या सीडीओ लेवल का अधिकारी कैसे बदलेगा। मेरे प्रशासनिक मित्रों का ये कहना है कि यदि आपने सरकारी योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब विभाग की, है ना, तो आपके पास जो व्यक्ति आया है वो आप उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे दोगे, ठीक है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो, आपको नियमों और पत्रावलियों की बहुत अच्छे से जानकारी है, आप अध्ययनपरक व्यक्ति हो, और आप प्रैक्टिकल आदमी भी हो। क्योंकि फिर आपको क्या होना, अच्छा ये आया है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। पर जैसे मैं गया, मैंने अपने डीएम से कहा कि साहब हमारे यहाँ गांव का तालाब है वो बहुत खराब है। उन्होंने कहा सौरभ जी आप प्रपोजल करवाइए, इसमें एक दो संस्थाओं को जोड़िए। तो मैंने कहा हाँ, मेरा एक दोस्त है आर्किटेक्ट। बोले हाँ आप उनसे डिजाइन बनवा लीजिए, हम 10 लाख रुपए तक सैंक्शन कर देंगे, लेकिन 6 लाख का काम मनरेगा में होगा, तो ये काम मनरेगा में हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो प्रशासनिक अधिकारी वो है जो उसके दर पर जो व्यक्ति आए वो उसका कानून सम्मत समाधान तो करे। लेकिन हमारे यहाँ इतने सारे कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि नागरिक को राहत मिले। तो क्या आप वो राहत मुहैया करवा पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी सरकारी स्कीम है कि अच्छा बिजली का तो देखिए ऐसा है कि अगर आप कनेक्शन लिया है तो देना पड़ेगा बिजली का बिल, लेकिन अगर आप बिजली बचाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और सोलर में इतना वो है, तो क्यों ना आप 4-6 लोग मिलकर सोलर एक लगवा लें, सोलर में रिबेट है, लॉन्ग रन में आपको फायदा होगा। तो आप सरकारी सिस्टम में ही उसको कैसी रेमेडी या रिलीफ दे पा रहे हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि यू आर अ गुड लिसनर, आप सुने समस्या, उस समस्या को प्रोसेस करें, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है एम्पैथी। एक तो राइट टू बी हर्ड है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये सिर्फ प्रशासनिक सेवा में नहीं, हर चीज में है। मेरी पत्नी ने मुझे एक बड़ा जरूरी सबक सिखाया। जैसे मान लीजिए वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती हैं, एक सेक्शन की हेड है, तो उन्होंने कुछ कुछ मुझे बताया कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और कई दफा मैं क्या करता था कि आधी बात सुन के मैं उनको सॉल्यूशन देने लगता था। मेरे को लगता था कि मैं बहुत चगड़ आदमी हूँ, मेरे को ज्यादा पता है, मैं गलत था। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं हर चीज तुम्हें इसलिए नहीं बताती हूँ कि तुम मुझे सॉल्यूशन दो, मैं सिर्फ बता के हल्का करती हूँ। कई बार बोलने के क्रम में आदमी प्रोसेस भी कर रहा होता है और बोलते बोलते सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर आप सुनेंगे पूरी एम्पैथी के साथ जो आपके दरवाजे पर आया है, और आप बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे, और आप वाकिफ हैं कि यार इसको यहाँ तो रेमेडी नहीं मिल सकती, लेकिन इस चीज से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक आदर्श ब्यूरोक्रेट होंगे। आप सुनते कितना है ना। बहुत अच्छा सौरभ जी, एक अपने नया पॉइंट जोड़ा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ, लेकिन ये जो आपने एंगल दिया सुनने वाला, ये बहुत बड़ी बात बोली है। क्योंकि हम लोग मौके में पूछते हैं एकदम रटा रटा बोला सर मैं बहुत ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ, दिन रात काम कर लेता हूँ। सुनना वाला वर्ड भी यूज करिए, बहुत बढ़िया। अच्छा एक सौरभ जी काम करना, और इसी में एक चीज और भी जोड़ दूं, जंग अच्छी नस्ल के घोड़ों के भरोसे जीती जाती है, लेकिन हर लश्कर में खच्चर भी होते हैं। खच्चरों का काम बोझा ढोना है, वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। घोड़ों का काम जंग के रोज दो रोज सबसे ज्यादा चपलता के साथ आगे बढ़ना है, बाकी सब दिन वो आराम से दौड़ते हैं और सब करते हैं। ये आपको तय करना। तो ये मैं बहुत मेहनत कर लूंगा, बहुत मेहनत तो सब कोई कर रहा है, मनरेगा का मजदूर भी कर रहा है, उनके भी श्रम को प्रणाम। क्या आप एक स्मार्ट वर्कर हैं? आपके यहाँ फाइलों का ढेर लगा, देखो साहब मैं सुबह से रात तक फाइलें करता रहता हूँ। नो सर, यू नॉट अ गुड वर्कर। इसका मतलब आपने अपने वर्क को डेलीगेट नहीं किया है प्रॉपरली। इसका मतलब आप फाइलों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा अधिकारी वो होता है जिसकी मेज पर कम फाइलें हों। इसका मतलब है कि उसने फाइलों का समय से निस्तारण किया, उसने अपने अधीनस्थों को अधिकार दिए, निगरानी भी रखी, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा तंत्र एक दूसरे पर भरोसे चलता है। आप सब काम खुद नहीं कर सकते। तो अगर आप ये नहीं साहब मैं सुबह से रात तक, नहीं सर, अगर मैं सुबह से रात तक काम करूंगा मैं तो 5 साल में कोलैप्स हो जाऊंगा। मैं हर समय जरूरत पड़ने पर काम के लिए उपलब्ध हूं। काम के घंटे हैं, मैं कितने प्रभावी ढंग से काम कर रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। कितने घंटे कर रहा हूं इससे तय नहीं होता है। यार बताओ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो बेचारा हिलता नहीं था कुर्सी से,
16-16 घंटे पढ़ता था, और उसका हो गया फलाने का रोज शाम को बैडमिंटन खेलता था। तो आपको उसका बैडमिंटन खेलना दिख रहा है, लेकिन वो जो 6 घंटे पढ़ता था, उस 6 घंटे में एक बार भी उठा के व्हाट्सएप चेक नहीं करता था। ठीक है, उस 6 घंटे में फिर ये नहीं अच्छा मैं म्यूजिक भी सुन लूं, इतने बड़े मल्टीटास्कर नहीं हो। 6 घंटे वो सिर्फ पढ़ता था और 2 घंटे खेलता था, तो उसका मन प्रफुल्लित रहता था। हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, 18 घंटे वाले का ना हो। 18 घंटे वाले खैनी रगड़ पढ़ रहे हैं, बाथरूम में भी उनने टॉयलेट के सामने साला नक्शा चिपका रखा है। अरे कमाल है। तो अधिकारी के तौर पे भी यही बात है, 24 घंटे काम मत करिए, इफेक्टिवली काम करिए। ठीक है, तो इन 2-3 चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। बहुत अच्छा। और सौरभ जी, कम्युनिकेशन स्किल में किन बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि सामने वाला आपसे प्रभावित हो? जैसे कोई जब मॉक के बोर्ड में जाता है तो वो अपनी ओर से थोड़ा क्या ध्यान रखे? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि आप जितने ज्यादा उदाहरणों के, एनेक्डोट्स और डेटा के जरिए बात करेंगे ना, उतना ही कम्युनिकेशन प्रभावी होता है। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि कोसी के इलाके में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ की राहत को लेकर आपके क्या अनुभव हैं, आप वहां से आते हैं, या सरकार को किस तरह के प्रयास करने चाहिए? मैंने कहा देखिए, बाढ़ आती है, इतने हेक्टेयर में बाढ़ आती है, ऐसा होता है, सरकार ने इतने 1000 करोड़ दिए, उसमें से इतने पहुंचे। वो बोरिंग आंसर सर। ठीक है, तो सुनने वाला अच्छा ठीक है रट के आओ। इसके बजाय अगर मैं उस समस्या को एक शक्ल दे दूं कि हाँ सर बाढ़ तो आती है, जैसे हमारे बगल में एक गांव है, उसका नाम अमरा कला है, और अमरा कला में सर धनीराम थे, धनीराम जी ने एक मकान बनवाया, उनकी लगभग 16-18 साल की पूंजी थी, और उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये डूब क्षेत्र में आता है। उनको लगा कि साहब 5 साल से तो पानी यहाँ तक नहीं आ रहा, तो उन्होंने ज्यादा पिलर भी नहीं दिए, मकान बनवा लिया, और फिर उनका वो मकान खराब हो गया, और फिर उनको साहब बाढ़ राहत में इतना मिला, ये हुआ। तो आपने एक शक्ल दे दी समस्या को, और फिर उसकी समस्याओं पे बात की कि हम क्या कर सकते हैं कि डूब क्षेत्र को चिन्हित करके वहां पे हम स्थायी निर्माण ना होने दें। डूब क्षेत्र के बाहर के भी जो स्थायी निर्माण हो रहे हैं उसमें कितना पिलर दें, कितनी ऊंचाई रखें, सड़कों को लेकर किस तरह की चीजें करें। तो लोगों को लगेगा यार ये ना अपनी जमीन से जुड़ा है, ये हवाई बातें नहीं कर रहा रटी रटाई, यहां साहब मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया और उल्टी कर दी। ये ज्ञान को कनेक्ट कर रहा है वास्तविकता के साथ। ठीक है, तो वो बड़ा प्रभावी जवाब होता है जिसमें आप अपने आसपास के उदाहरण दें और फिर आप उस पर बात करें। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि साहब बोको हराम का बड़ा असर हो गया है, और बोको हराम की वजह से आसपास के बहुत सारे गांव के जो लोग हैं, वो आसपास के देशों के लोग, वो आतंकवादी बन रहे हैं, और यूनेस्को की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर चौथा बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है, ऐसा वैसा। तो आप सुन लोगे और भूल जाओगे। मैं आपको एक मुस्कुराती हुई लड़के की तस्वीर दिखाऊं कि ये 8 साल का बच्चा है। अब आप सोचिए आपके घर में 8 साल का बच्चा सोना बाबू क्या कर रहा होगा। इस 8 साल के बच्चे का नाम जॉन है। जॉन 2 साल पहले तक स्कूल में पढ़ता था, बड़े होके फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन अब जॉन फुटबॉल के मैदान में नहीं जाता है, परेड में जाता है, AK-47 टांगता है, और जॉन अब तक 71 लोगों के नरसंहार का हिस्सा बन चुका है। जॉन उन 4000 बच्चों में से एक है जिन्हें यूनेस्को ने चिन्हित किया, यूनिसेफ ने चिन्हित किया। तो एकदम से आपने एक वाकया बताया, ठीक है, और उसके बाद आपने उस समस्या पे बात की, जिसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोटल इंटरप्रिटेशन। एनेक्डोटल इंटरप्रिटेशन से यह पता चलता है कि आपका ज्ञान किताबी नहीं है। हम वहां मास्टर नहीं चुन रहे हैं। प्रशासनिक सेवा एक प्रोफेसर या मास्टर का चुनाव नहीं है जिसे बहुत सारे आंकड़े आते हो, बहुत सारी थ्योरीज आती हो। प्रशासनिक सेवा एक ऐसे जीते जागते संवेदनशील और समझदार व्यक्ति का चुनाव है जो पॉलिसी और पॉलिसी में जिन नंबरों का बखान है, वो नंबर इंसान के रूप में, समस्या के रूप में कैसे दिखते हैं, उसके बीच सेतु का काम कर सके। एक ब्यूरोक्रेट वो है। ठीक है, तो इस चीज का हमें हमारे जवाब में ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा। सौरभ जी, हॉबी पर सबकी तो अपनी होती है, इसमें सलाह नहीं देना चाहिए, फिर भी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर अगर पूछता है तो हम क्या करें। तो हॉबी में किन बातों का ध्यान देना चाहिए जो थोड़ा क्रिएटिव हो सके? 2-3 चीजें हॉबी में बिल्कुल मत लिखना। मैं सबसे ज्यादा कैंडिडेट के इंटरव्यू में हॉबी में ही छांटता हूं। रीडिंग न्यूज़पेपर, सर्फिंग इंटरनेट, लिसनिंग म्यूजिक।
मतलब मेरा वश चले तो मैं मोदी जी से प्रार्थना करके एक ऑर्डिनेंस ले आऊं, बिल ले आऊं कि इन 3 चीजों को हॉबी में लिख जाने पर संवैधानिक रूप से प्रतिबंध लग जाना चाहिए। सर्फिंग इंटरनेट आपकी हॉबी कैसे हो सकती है सर? हर कोई इंटरनेट सर्व कर रहा है ना? हर कोई इंटरनेट सर्व कर रहा है। सर्फिंग इंटरनेट हॉबी? आई मीन सच अ स्टूपिड आंसर। सर्फिंग इंटरनेट, कल को बोलो साहब सांस लेना मेरी हॉबी है? वैसे ही रीडिंग न्यूज़पेपर आपकी जरूरत है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को अद्यतन जानकारी से लैस रखें, इसके लिए जरूरी है कि आप अखबार पढ़ें, मैगजीन पढ़ें। हॉबी ये नहीं होती है, जैसे मेरी हॉबी है फर्ज करिए स्क्वाश खेलना, लेकिन मैंने स्क्वाश 3 साल से नहीं खेला है एंड आई एम टोटली फाइन विद इट। हॉबी है जब आप स्पेयर टाइम में करते हैं और उसको करते हुए आपके अंदर किसी एक स्किल सेट का इजाफा होता है। थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए। एक भाई साहब ने लिखा है, मोहम्मद शकीक आलम ने, कि डायरी राइटिंग को भी मैं बहुत ज्यादा हॉबी नहीं मानूंगा, क्योंकि आप अपनी इंदराजी कर रहे हो, ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है। या आप लिखोगे भी तो वो तुरंत पूछा जाएगा कि अच्छा जरा मलयाज की, जब कोई हिंदी वाला बैठा होगा तुरंत मलयाज की डायरी पे एक सवाल पूछ लेगा और चीजों पे पूछ लेगा। पर हॉबी कुछ दिलचस्प चीज होनी चाहिए। देखो यार, ऐसा है ना कि वहां जो आदमी बैठा है वो भी इंटरव्यू कर करके बोर हो चुका है, ठीक है, एंड एवरीबॉडी क्रेव्स फॉर अ गुड कन्वर्सेशन, ठीक है। तो अब कुछ लोग ले रहे हैं प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, ये एक हॉबी हो सकती है, ठीक है। स्पोर्ट्स में हम आ जाते हैं तो उसके बहाने इंटरेक्टिंग विद किड्स, ये हॉबी कैसे है सर? ये तो एक रेगुलर, मनीषा बेबी लिखा है इंटरेक्टिंग विद किड्स मेरी हॉबी है। नो, ये बिल्कुल भी इस तरह की चीजें मत लिखिएगा। और लड़कियां कुकिंग को हॉबी मत लिखें। मैं बोर्ड में होऊंगा और लड़कियां कुकिंग को हॉबी लिखेंगी तो मैं उनको कहूंगा भाई तुम कुकिंग करो। ये तो तुम लोगों को जबरदस्ती दे दिया गया है तुम्हारे जेंडर की वजह से, ठीक है। कुछ लोग किचन गार्डन को लिख रहे हैं हॉबी। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो फिर आपको किचन गार्डन के बारे में थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। मोटिवेशनल सेमिनार आपकी हॉबी नहीं हो सकते हैं, दुनिया में बहुत ज्ञान है पर्याप्त, है ना। लोकगीत गाना, ये भाई एक आपकी हॉबी हो सकती है, लोकगीत गाना और सुनना। लेकिन फिर आपसे पूछा जाए कि महेंद्र मिसिर का पहला संग्रह क्या था, या कौन सा मशहूर गीत है, या चतुर्भुज स्थान से कौन सा मशहूर गायक निकला या शैली निकली, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। उपन्यास पढ़ना आपकी हॉबी हो सकती है। वॉशिंग क्लोथ्स लिखा है संतोष कुमार ने हॉबी, ये बहुत ही हास्यास्पद हॉबी है संतोष कुमार कि कपड़े धोना। मतलब हॉबी में 2 चीजें होती हैं दोस्त, एक उसको करते हुए आनंद आए और दूसरा आपकी स्किल सेट में इजाफा हो। आई मीन कपड़े धोना आपकी हॉबी कैसे हो सकती है? मतलब कपड़े धोना दिया कि मैं कपड़े धो लेता हूं, है तो क्या करो, कैसे कपड़े धो लोगे? ऐसे थोड़ी धो लोगे आज मैं रीठा से कपड़े धोऊंगा, कल मैं शिकाकाई से धोऊंगा, परसों में पलाश के फूल डाल के रंगूंगा। मतलब कमाल है। बॉयज कुकिंग को देखिए, लड़कियां भी सकती हैं, लेकिन होता ही है कि चूंकि लड़कियों से ये पारंपरिक रूप से उम्मीद की जाती है कि उनको कुकिंग आनी चाहिए, और मतलब मुझे लगता है कि कुकिंग जिसको शौक हो वो करे, पर सबको नहीं आनी चाहिए। डूइंग योगा एंड मेडिटेशन, ये हो सकती है एक हॉबी, क्योंकि योगा और मैंने आपको 2 कीवर्ड इसीलिए दिए, आनंद, जॉय एंड स्किल, ये 2 चीजें उसमें आ रही हों। स्विमिंग हॉबी हो सकती है, पर क्योंकि उसमें जॉय भी है और स्किल भी है। वॉचिंग लल्लन टॉप हॉबी नहीं हो सकती है, नेसेसिटी हो सकती है। रीडिंग अदर देन सिलेबस बुक, इसमें भी थोड़ा सा आपको चंदन कश्यप आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। डिबेट ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ये हॉबी नहीं हो सकती, कम ऑन। चेस, हाँ चेस, मैंने कहा ना ये 2 कीवर्ड याद रखो, जॉय और स्किल सेट। अगर किसी को कपड़े धोना उसमें जॉय मिलता है तो मैं सबसे पहले तो उनके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करना चाहूंगा। और हाउस होल्ड डेकोरेटिव यूजिंग क्राफ्ट वर्क, यस इट्स अ गुड हॉबी। DIY और इन सब चीजों को लेके तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग बहुत वेग सा जवाब है, उसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनिए कि मुझे जब भी खाली वक्त मिलता है तो मैं, जैसे कोई कहे कि मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ, और या कोई कहे कि साहब मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की मेरी हॉबी है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी अच्छा आपने क्या क्या किया है? स्कूबा डाइविंग की है, बंजी जंपिंग की है, क्लिफ हैंगिंग की है ना। तो फिर आप उन पे बात करो, हाँ सर ये किया है वो किया है। एक भाई साहब लिखा है ट्विटर चलाना, फेसबुक यूज करना, यूट्यूब देखना,
ये तो हॉबी है। और किशोर कुणाल, सीटी बजाना मत बोलना, 10 नंबर कट जाएंगे वहीं पे। सिंगिंग एक हॉबी हो सकती है, और आपसे वो बहुत से बहुत कहेंगे कि गाओ, तो कई लोग बहुत बुरा गाते हैं जैसे मैं। वॉचिंग वेब सीरीज एक हॉबी हो सकती है, हाँ ठीक है, पर वहां पे फिर थोड़ा सा आप कुछ पूछा जाएगा कि अच्छा क्यों वेब सीरीज देखना क्यों पसंद है, क्या आपको नया पर्सपेक्टिव मिलता है। और फिर अगर तुम वही घिसे पिटे जवाब दोगे हमने साहब मिर्जापुर देखी है, ये देखी, वो सबने देखी है, मेरी हॉबी वेब सीरीज देखना नहीं है, मैंने भी देखी है, ठीक है। तो या तो कुछ आपके पास बहुत अच्छे नाम हो, उन पे आप बात करें, ठीक है। तो ये हॉबी को लेके थोड़ा सा सतर्क रहें। जॉय एंड स्किल, दो चीजें। बहुत अच्छा सौरभ जी, आपने की पॉइंट बताया। एक और सवाल था जो कई लोग से पूछा जाता है, कई लोग जॉब में हैं और वो जॉब को चेंज करके अब एसडीएम, डीवाईएसपी और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आना चाहते हैं। उनसे कॉमन सवाल पूछा जाता है कि व्हाई यू आर गोइंग टू चेंज दिस जॉब। इसको आपकी नजर से कैसे उनको बोलना चाहिए, आपका जो अपना पर्सपेक्टिव है? जी देखिए ऐसा है ना कि बेल, सूरज और इंसान ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। हर आदमी एक बेहतर मौका चाहता है ना। तो आप जिस जॉब में हैं उस जॉब में आपको मजा आ रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आदमी हमेशा बेहतर की तलाश में होता है। बेल ऊपर क्यों चढ़ती है, नीचे क्यों नहीं जाती है? तो आप ये चाहते हैं आप अपना सर्वोत्तम दे सकें। कहीं आपको लगता है कि यार मैं बैंक में पीओ हो गया हूं, मैं पीओ का काम अच्छे से कर रहा हूं, मैंने पीओ का एग्जाम दिया, ट्रेनिंग पाई, मैं पीओ हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एसडीएम बन गया तो मैं काम और ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, मैं एक सिविलियन के तौर पर अपनी सोसाइटी को और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो कभी भी ये नहीं कहना है कि आप जिस मौजूदा जॉब में है वो जॉब खराब है। इस चीज का बहुत ख्याल रखें। आपको अपनी मौजूदा जॉब को खराब नहीं बताना, क्योंकि मैं कहा यार ये तो कंप्लेन वाला है, मैं एसडीएम हो जाएगा तो क्या यार हमको तो आईएएस बनना था, हम तो मजबूरी में एसडीएम बन गए, है ना। तो एकदम जिसको मतलब रोंदू बच्चा नहीं बनना है, ये नहीं साहब हमको तो वही बनना था। टीचर है साहब, हाँ टीचर बनने में मजा आता है। और पढ़ाने के दौरान मैंने देखा, मैंने और करीब से देखा, क्योंकि मैं तो पढ़ के निकल गया था, पर पढ़ाने के दौरान मेरी गांव के समाज से, बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे बहुत सारी चीजें आई। और फिर मुझे लगा कि एक बार आप ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में आओगे तो आप अपने उन अनुभवों का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ यू आर मोर इक्विप्ड फॉर दिस जॉब, यू नो। तो आपको अपने जवाब को बहुत प्रभावी ढंग से तैयार करना होगा कि आप, मैं इंजीनियर हूं, मैंने इंजीनियर के तौर पे काम किया और अप्लाई किया था, इसीलिए काम किया, ये चीजें सीखी मैंने। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रशासनिक सेवा में आ जाऊंगा तो मेरा जो स्किल सेट है वो और अच्छे ढंग से इस्तेमाल हो पाएगा, और जो मैंने इंजीनियरिंग सीखी वो तो काम आएगी ही, है ना। तो हमेशा उसको एक एडिशनल उसके तौर पे रखना है। अरे बाप रे, ये देखो मोनू भरद्वाज ने इतना भयानक चीजें लिख दी हैं। टू रेंडर सर्विस एट कॉम्प्रिहेंसिव लेवल एंड वांट टू ज्वाइन फॉर पब्लिक इंटरेक्शन एंड लिसनिंग टू देयर ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल देयर प्रॉब्लम्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। यार मुझे पता नहीं, मैंने तो कभी देखो इस तरह का इंटरव्यू दिया नहीं है। ये बहुत ही किताबी से जवाब होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही साहब मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करना चाहता हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ये यकीनी जवाब नहीं होते हैं। और जिन हमारे दोस्तों ने यूपीएससी में, आईएएस में 200 के ऊपर नंबर ठोके हैं ना, उनसे मैं सबसे बात करता हूँ तो वो अपने इंटरव्यू में बड़े खुश निकलते थे, मजा आया बात करके, यू नो। एसडीएम बनने के लिए एक ही रीजन है, तहसील के लेवल पे, परगना के लेवल पे, जो भी वहां बोलते हो, डिवीजन के लेवल पे, सब डिवीजन के लेवल पे सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी है, और राज्य की कल्याणकारी, राज्य की जो योजनाएं हैं उनको सबसे इफेक्टिव ढंग से वो लागू करवा सकता है ना, सभी विभागों की। वो एक विभाग तक महदूद नहीं है। और चूंकि मुझे लगता है मैं आई एम गुड लिसनर, गुड कोलैबोरेटर, मैं इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। आई कैन एनर्जाइज माई पीपल, आई कैन मोटिवेट माई पीपल। अगर मैं स्कूल के दौरे पे जाऊंगा तो ये नहीं कि मैं टीचरों को डांट के ही आ गया, टीचरों से भी बात करूंगा, आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं, सरकार क्या कर सकती है अपने मौजूदा स्ट्रक्चर में जिससे आपका स्किल सेट बेटर हो सकता है टीचर कहेंगे सर बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पे एक आरओ लग जाए। तो बच्चे ना बहुत दूर जाते हैं सर पानी के लिए, या हैंडपंप को पानी पीते हैं लेकिन उसमें अमुक चीज ज्यादा है, या सर ये जो रोड है यहाँ इतनी कच्ची रोड है, स्कूल तक का संपर्क मार्ग पूरा नहीं है, ये चीज हो जाए। या धूप बहुत तेज हो जाती है, कुछ क्लासेस बाहर लगती हैं तो प्लांटेशन है। तो आप चूंकि लिसनर हो, आप इंटरेक्ट करो, तो आप उनकी समस्याओं को सुनो और जिन समस्याओं को आप अपने लेवल पे सुलझा सकते हो सुलझाओ। लेखपालों को क्या दिक्कत आती है, प्रशासनिक अधिकारी का काम है ना कि अपने अमले को सुने। अगर आपका अमला आपसे खुश नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगा। अगर सिपाही
कि ट्रेनिंग सख्त नहीं है और सिपाही की रसद दुरुस्त नहीं है, तो सेनापति कितनी भी अच्छी रणनीति बना ले, जंग थोड़ी जीत पाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया सौरभ जी। एक सवाल और भी है जो बच्चों से अदिति सिन्हा का एक सवाल दिख रहा है जी कि जी इंजीनियरिंग का यूज वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखो अदिति, बड़ा सिंपल है कि जो इंजीनियर होते हैं उन्होंने बाकियों के मुकाबले साइंस थोड़ी ज्यादा पढ़ी होती है, और सिर्फ थ्योरी वाली साइंस नहीं पढ़ी होती जिसको हम प्योर साइंस बोलते हैं। उन्होंने साइंस का प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ा होता है ना, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन एक सिविल सोसाइटी में कैसे होगा। तो ये तो सबसे अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है कि साहब हमको ये पता है कि साइंस क्या है, हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक अप्रोच है किसी प्रॉब्लम को फेस करने की, एनालाइज करने की और फिर उसका सॉल्यूशन खोजने की। तो इंजीनियरिंग के दौरान हमने बहुत सारे सॉल्यूशन खोजे हैं। कहीं पे पानी की समस्या है तो बांध बने या छोटे छोटे सोते बने, है ना, निकासी कैसी हो, वॉल कैसी बने, वहां का अर्बन डेवलपमेंट कैसा हो, वहां मकान कैसे बने, ये सब चीजें। तो इंजीनियरिंग एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। इंजीनियर मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला आदमी जो समस्या को ऐसे सिर्फ भावुकता के साथ नहीं देखता, अरे 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 कैसी मार्मिक तस्वीर है, देखो 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 बेचारा भूखा है, अरे इसको 2 रोटी दे दो। राज्य का काम सिर्फ 2 रोटी देना नहीं है, राज्य का काम उन हाथों को सक्षम बनाना है ताकि वो 2 या 4 रोटी कमा सकें। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वालों को तो बहुत एज है, किसी भी फील्ड वाले को, आपको सिर्फ उस फील्ड की ताकत, उस फील्ड के जॉय को अपना के और इम्प्लीमेंट करना है बाकी फील्ड्स में। बहुत अच्छा। सौरभ जी, एक सवाल और पूछा जाता है सिचुएशन बेस्ड को लेकर के, कि आप कहीं के एसडीएम हैं और आपको परिवार का दबाव है, या कई बार ऑप्शन में वहां के राजनेताओं का दबाव है कि इस काम को करना है पर वो एथिकल नहीं है या आपके नॉर्म्स के खिलाफ है, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? तो इनमें क्या अप्रोच रखना चाहिए या क्या पसंद कर सकते हैं लोग? जी देखिए 2-3 चीजें हैं, है ना। प्रशासनिक अधिकारियों से, अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर आप मेरे सामने बैठ के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं या खारिज कर रहे हैं, तो आई वोंट लाइक यू। क्योंकि ये दोनों जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, किस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो वहां बैठ के आपको ये बुराएंगे, अरे साहब नेता तो ऐसे ही होते हैं, वो तो लेके आते हैं, ऐसे सख्त हो जाना चाहिए। नहीं, मान लीजिए एक नेता कोई मांग लेके आया कि साहब ये कर दो, अगर वो विधि सम्मत नहीं है, ठीक है, तो आप पहले, और हो सकता है वो सत्तारूढ़ दल का नेता हो, पहले तो आप नेताजी को बताएंगे कि नेताजी इसमें ना ये समस्याएं हैं, अगर ऐसा होता है या आप ऐसा करवा दो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हो कि नेताजी ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। मान लो कोई आया खसरा खतौनी का कोई झगड़ा लेके, साहब ये राजस्व परिषद के स्तर का विषय है, तो आपको भिड़ना नहीं है नेता से। अगर सख्त, देखिए सख्त होने के लिए या स्टैंड होने के लिए, स्टैंड लेने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं है। आप आराम से बता सकते हो कि विधायक जी आप जनता की जो तकलीफ लेके आए हैं वो दुरुस्त है आपके स्तर पर। कोई भी आप ऐसी 2-4 समस्याएं ले सकते हो, लेकिन इसके ये एंगल भी हैं, इसका विधिक एंगल ये है, इसको अप्रोच करने का सही तरीका ये है, और ये चीज तो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है, इसमें काम हो ही नहीं सकता है, ये वो है ना। तो ऊपर का अधिकारी भी यही पूछता है, क्यों नहीं किया यार, विधायक जी मंत्री जी नाराज हो रहे हैं। तो सर ये तो पत्रावली ये कहती है, ये कहता है ना, आप बताइए कैसे करते, क्योंकि मैं कर देता तो फिर आप ही मुझसे पूछते कि ये गलत क्यों कर दिया। तो मैंने तो उससे विधायक जी को विधि सम्मत तरीका बताया है। और कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए आए कि साहब ये ग्रामीण बहुत परेशान है, इनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा, ये मान लीजिए एक समस्या आई, बिहार पुलिस ने छापा मारा मोतिहारी में एक गांव पे, और पता चला कि साहब 150 घर का टोला है और उसमें से 70 घर ऐसे थे जो बिजली चोरी कर रहे थे। ठीक है, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। अब उनका विधायक गुस्से में आया कि आपने बंद कर दिया, आप भी अड़ गए, नहीं साहब चोरी की है, बंद किया। तो आप विधायक जी से बात करो, बिजली विभाग वालों को बुलाओ, भाई क्या मामला है, बोले साहब चोरी कर रहे थे, बिल नहीं दे रहे थे। विधायक जी कह रहे हैं छोड़ो। विधायक जी अभी तो देखिए मुकदमा हो गया है, लेकिन इसका एक सेटलमेंट हो सकता है। सेटलमेंट क्या हो सकता है कि मान लीजिए इनका 10,000 का बिल है ना, तो ये अधिकारी भी अपने ऊपर बात करें कि क्या कोई ऐसी आम माफी की स्कीम है जिसमें ये 4,000 6,000 दे दें और आगे से ये नियमित रखें। पर विधायक जी कहेंगे नहीं इनका तो बहुत ज्यादा बिल आता है, तो ये आपकी जेन्युइन बात है, इसकी हम जांच करवाएंगे, हम कुछ मीटर्स का ऑडिट करवाएंगे
और जहां जहां पे ज्यादा बिल की शिकायत है या हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दलाल लोग हैं जो, क्योंकि कई बिल ऐसे हैं जो लोकल एक्सीएन स्तर पर या एसटीओ स्तर पे रिजॉल्व हो जाते हैं बिल के इशू, कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप इंटरेक्शन के जरिए, क्योंकि अंततः आपका काम सिर्फ ये नहीं कि सख्ती से नियम लागू करवा दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। हर सरकार की पहली चिंता ये होती है शांति भंग ना हो यार, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन खोजना है उसके मामले में, कभी कैरेट कभी स्टिक। मान लीजिए कोई बलवा हो रहा है तो आप चार्ज का ऑर्डर भी देते हो, पुलिस पूछती है ना मजिस्ट्रेट से लाठी चार्ज के पहले, फायरिंग के पहले तो खास तौर पूछती है। अगर स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाए तो आप वो भी करते हो। तो वहां पे आपको अपने निर्भीक विवेक, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग, व्यवहारिकता को बहुत ध्यान में रखना है, कानून का व्यवहार सम्मत प्रयोग, ठीक है, ये इस चीज का ख्याल रखें। बहुत अच्छा। सौरभ जी, एक सवाल और भी था, जैसे अभी कोविड हुआ उसके मैनेजमेंट को लेकर के, या कई बार गवर्नमेंट के कोई पॉलिसीज या प्लान्स को लेकर के क्वेश्चन मार्क के साथ सवाल पूछा जाता है कि इस पे आपका क्या विचार है। जैसे जो पत्रकारों की भी भाषा हो जाती है कई बार, तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या रखना चाहिए, वो उसको कैसे गवर्नमेंट को बचाए, या कहां तक आलोचना करे, या एकदम निगेटिव ना जाए? जी हाँ, इसका देखिए, इसका मध्य मार्ग होता है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तो कबूलिए कि हाँ कोविड की दूसरी लहर ऐसी आई जिसमें जिसको हमारा जो एग्जिस्टिंग मेडिकल स्ट्रक्चर है वो उसके लिए तैयार नहीं था, ठीक है। सबसे पहले तो आपने मान लिया। अब लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये तैयार नहीं था, इसकी वजह क्या है, ठीक है। फिर आप हिस्टोरिकली बात करो कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ पे कितना रहा, प्राइवेट प्लेयर्स आए, रेगुलेशन का इशू रहा, है ना। और पेंडेमिक एक ऐसी चीज होती है जिसमें वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि दुनिया का विकसित से विकसित देश इस बात के लिए तैयार नहीं होता है कि हर 10वां नागरिक अस्पताल में भर्ती हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आप, और उसमें आप बोलो कि ये एक लर्निंग है, हमने ये चीजें देखी, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी देखी, या हमें लगा कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं वो ऑक्सीजन के मामले में सेल्फ रिलायंट नहीं है, वो दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, या जरूरी दवाओं का, तो हमने लर्न, उसमें होता है कि लेसन लर्न, कि हमने ये सीखा है और आगे काम आएगा। तो आप हम्बल भी दिखते हो, और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल एक आम नागरिक या पत्रकार की तरह अरे साहब बहुत खराब है ना। आप चूंकि उस व्यवस्था का हिस्सा हो तो आप बोलोगे सर इससे हमें तमाम नई चीजें भी पता चली कि कैसे हम अपने, जैसे मान लीजिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में हूँ और डिस्ट्रिक्ट में मुझे पता चला कि ऐसी चीज हो गई वैसी चीज हो गई, और हमारे यहाँ 10 डॉक्टर ऐसे हैं जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम उनकी सेवाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले सकते हैं। तो उनको आप बता सकते हो कि हमारे लिए सर इस पैंडेमिक के लेसन भी बहुत रहे जो भविष्य में काम आ सकते हैं। जिला प्रशासन के पास इस तरह की सूची हो कि आपके जिले में कौन कौन से प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो होती है, पैरामेडिकल का स्टाफ कौन कौन सा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां पर इस तरह की पढ़ाई होती है, ये सब चीजें आप बताएंगे तो उनको लगेगा कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना, प्रॉब्लम की एनालिसिस करना, सिस्टम में जहां जहां गड़बड़ियां रही उनको भविष्य की अपॉर्चुनिटी के तौर पे आइडेंटिफाई करना, और बताना कि भविष्य में आप कैसा करोगे, क्योंकि ये हमेशा इवॉल्व होने वाला प्रोसेस है। संजय जी एक लास्ट चीज लेंगे, मेरी अगली मीटिंग का समय हो रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ लास्ट जी, सॉरी बोला जाए जी। मैं कह रहा हूँ एक लास्ट सवाल लेंगे, 1 घंटे का था, ये थोड़ा 1.5 घंटा हो गया। हाँ जी बस एक लास्ट सवाल है। बिहार की समस्याओं को लेकर के, जैसे कई बार पॉपुलरली पूछा जाता है कि आपकी नजर में बिहार की कौन सी वो 2 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो सबसे बड़ी विकराल है, बिहार यूपी या जो भी कहें, और उसके लिए आपका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कुछ मौलिक सुझाव दीजिए जी, जो विकास में बाधक हो, प्रायोरिटी बताइए। जी 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 तो बाघ को भालू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और भालू को अजगर नहीं। ये आपको अपना स्वत्व पहचानना होगा, व्यक्ति को भी राज्य को भी। तो बिहार को समस्याएं बहुत है, हर जगह हैं, बिहार में भी हैं कि साहब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, जमीन कम है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सुधार की जरूरत बाकी राज्यों में भी, बिहार में भी है। ताकत क्या है बिहार की? बिहार के पास एक बहुत समृद्ध इतिहास है। तो अगर बिहार अपने टूरिज्म सेक्टर को बहुत मजबूत करे तो कितने रोजगार सृजित हो सकते हैं। इतने लोग ताजमहल देखने जाते हैं, सासाराम का मकबरा देखने क्यों इतने कम जाते हैं? आपका जो वाल्मीकि अभयारण्य है, वाल्मीकि कितना खूबसूरत है, इतने लोग रणथंबोर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां पे क्यों इतने कम लोग आते हैं? ठीक है ना। तो
बिहार अपने स्वत्व को पहचाने, तो बिहार के स्वत्व में पहली चीज है एक बड़ा इतिहास। ठीक है, भौगोलिक बनावट के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ का संरक्षण हो, जिनके बारे में प्रचार प्रसार हो, उन जगहों के इर्द गिर्द एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो, जिसमें अच्छी रोड, कि मैं पटना लैंड करूंगा 1.5 घंटे में गया पहुंच जाऊंगा, या मैं गया लैंड करूंगा 1.5 घंटे में नालंदा पहुंच जाऊंगा। ठहरने के स्थान, भोजन की चीजें, क्वालिटी, एक तो ये हो, खासतौर पर रोड के मामले में, रोड, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा जो बिहार को सबसे बड़ा काम करना है वो परसेप्शन के स्तर पर करना है। यूपी बिहार के साथ एक परसेप्शन की भी दिक्कत हो गई है ना। तो आपको जो बिहार की सक्सेस स्टोरीज हैं उनका खूब प्रचार प्रसार करना होगा कि ये नया बिहार है। ठीक है, तो वो नया बिहार कैसा होगा जब आप उसके बारे में, हमें पता चलता है तमिलनाडु में देखो ऐसा होता है, हम लोग सुनते थे ना, जापान में लोग 1 घंटे ज्यादा काम करते हैं, स्विट्जरलैंड में ट्रेनें समय से आती हैं। तो आप परसेप्शन कैसे बनाते हो, हर जगह थोड़ी ना गए। क्यूबा में हर 8 आदमी पे 1 डॉक्टर है? नॉर्वे में किसी को मेडिकल पे पैसा, ऐसे आप सुनते हो ना, लेजेंड सुनते हो, बातें सुनते हो। तो बिहार को एक तो अपनी ताकत पहचाननी होगी, उसमें एक जैसे मैंने टूरिज्म बताया, दूसरा बिहार में जिन जिन खेती की जिन जिन चीजों का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, आपके यहाँ इतना अच्छा मखाना होता है, वो मखाना ला के ये बीकानेर वाला टाइप की जो दुकानें हैं वो उसको सुपर फूड के तौर पे कि साहब ये पेरी पेरी फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर बेच देती हैं। आप उसका विपणन नहीं कर पाए। कॉर्न है, मखाना है, धान की इतनी सारी किस्में हैं। तो स्वत्व को पहचाने, उस स्वत्व का विवेक के जरिए और एक मजबूत इंटेंट के जरिए प्रचार प्रसार हो। और तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि बिहार मतलब उद्यम तो है, यार बिहारी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन क्या वो अब स्मार्ट मेहनती बनना चाहते हैं? ठीक है, उद्यमशीलता को का प्रश्रय हो बिहार में, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लेवल पे हो। जैसे मैं मान लीजिए भाई साहब बिहार का अगर मुख्यमंत्री होता, मान लीजिए, तो मैं जो पहला काम करता वो गया से नालंदा के बीच की बेल्ट को, इतनी खूबसूरत है ना, और वहां पे बहुत कमाल का आईटी सेक्टर बन सकता है। ब्यूटीफुल पहाड़ी है, पानी की आप सप्लाई दे सकते हो, टाउनशिप बन सकती है। बिहार में अर्बन प्लानिंग को लेके बहुत काम हो सकता है। कोसी के इलाके में सरकार दिलचस्पी ले, अच्छी सड़कें बनाए। तो मुझे लगता है कि एक बिहार अपने स्वत्व को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कि हमारे पास एग्रीकल्चर में ये स्ट्रेंथ है, हिस्ट्री में ये स्ट्रेंथ है, और हम ये चीजें कर सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का काम हो। तो और दूसरा छवि को लेकर, एक होता है कोई कोई लड़का थोड़ी कम मेहनत करता है लेकिन टीचर की निगाह में होता है नहीं नहीं यार ये स्मार्ट लड़का है, तेज तर्रार है, कर लेगा। कोई कोई तो बहुत मेहनत करता है लेकिन चुपचाप किनारे बैठा रहता है, तो उस पर नजर नहीं जाती है। तो बिहार की मेधा। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अप्रिय लगे, विगत वैभव का गान कब तक करोगे? हम तक्षशिला, हम नालंदा, हम मौर्य एम्पायर, हो गया, आप थे। अब आप उस कृपण व्यक्ति की तरह हो गए हो जो अपने खंडर हो चुके घर के खूंटे को दिखा के कह रहा है कि भाई साहब यहाँ 4 हाथी बना करते थे, बनते थे भैया, गया जमाना, क्या करें अब। ठीक है, तो अपने विगत को संरक्षित करिए, लेकिन सिर्फ विगत वैभव के गान तक सीमित मत रहिए, वर्तमान को संवारिए। ये बिहार के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा सौरभ जी। मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत ही प्रैक्टिकली सब बात पे रखा। दोस्तों मैं सबके सवाल को इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेन है। मैंने उनसाने प्रॉब्लम इसको पूछा जिसपे सौरभ जी की अच्छी पकड़ है। सौरभ जी सबकी ओर से बहुत आभार कि आपने इतना कीमती समय हम लोग को दिया, और थैंक्स सबकी ओर से, और सबको ऑल दी बेस्ट जो पार्टिसिपेंट थे। तो आप कुछ बोले जी। जी हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सब वेलकम, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ लोगों का हो सकता है इस दफा ना हो। मन मत हारना। हम भी जब बड़े हो रहे थे तो कभी हम फौज में अफसर बनना चाहते थे, कभी हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे,
पर लल्लत टॉप की संपादकी भी मजेदार है, ठीक है, तो थोड़ा लगे रहिए, बाकी तो बहता पानी अपना रास्ता खोज लेगा। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सौरभ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सौरभ जी। सर कभी मौका मिले तो एक बार और सर हाँ, आ जाइएगा, thank you। आधा घंटा के लिए सही। हाँ, फिर प्रयास करेंगे। ओके ओके, ऑल दी जी बेस्ट सर, जी दोस्तों, सर। बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू सर, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी थैंक यू सर, जी सर। जी, ओके, Thank you, sir. वेलकम वेलकम।